हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल। और इस वीडियो में अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं और अपन डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ CPM कार्बोकेटाइन, इसका रीज़न क्या है। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने के दो रीज़न है। सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर किया जाए कि CPM कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट और इवन बहुत सारे टीचर्स इसकी स्टेबिलिटी को डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है। असल में CPM कार्बोकेटाइन की एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी को एंगल स्ट्रेन के थ्रू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट देर इज नथिंग नॉन एज डांसिंग रेजोनेंस। सो गाइज, ये पॉइंट तो मैंने सबसे पहले क्लियर कर दिया। अब अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि CPM कार्बोकेटाइन की एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है। सबसे पहले आपके सामने जो कार्बोकेटाइन इधर मैंने बनाया हुआ है, इसको अपन CPM कार्बोकेटाइन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे C का मतलब है साइक्लो, P का मतलब है प्रोपाइल, M का मतलब है मिथाइल, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो आप रिंग देख रहे हैं, ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग है और ये वाला जो CH2 पॉजिटिव है, ये कार्बोकेटाइन बनने से पहले क्या रहा होगा, एक मिथाइल ग्रुप रहा होगा, इसलिए इसको अपन ने बोल दिया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, और ये क्या है, कार्बोकेटाइन। सो आपको अगर इसका नेम समझ में आ गया है, अब अपन बात करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ये वाले कार्बन की और इस कार्बन की, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, ये sp3 हाइब्रिड कार्बोकेटाइंस हैं, sp3 हाइब्रिड कार्बन्स हैं, और इसलिए जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो अप्रोक्स कितना होना चाहिए, 109 डिग्री। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये जो बॉन्ड एंगल है ये अगर देखें तो ये बॉन्ड एंगल कितना है, ये 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री, जो आप सिंपल मैथमेटिक्स से देख सकते हैं। और इवन ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये भी 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है, लेकिन ये बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था, 109, लेकिन ये है कितना, 60 डिग्री। 60 होना है, लेकिन ये होना चाहिए था 109। इसलिए ये जो बॉन्ड्स हैं, जो कि ये बॉन्ड एंगल बना रहे हैं, इन बॉन्ड्स में क्या आ जाएगा, इन बॉन्ड्स में एक एंगल स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। ऑलराइट, और एंगल स्ट्रेन के डेवलप होने से ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा, और इवन ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी वीक है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी वीक है। अपन इनके ऑर्बिटल्स का एक बार पिक्चर बनाते हैं जिससे अपने को बहुत इजीली आंसर मिलेगा। ऑलराइट, सो अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ इस तरीके से ओवरलैप करे होंगे, और ये जो ओवरलैपिंग होती है इसको अपन बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं इनको अपन सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सो इस तरीके से इसके बॉन्ड्स, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप्ड हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये जो बॉन्ड हैं इनमें स्ट्रेन है, और इस स्ट्रेन को रिलीज़ करने के लिए 60 डिग्री से बॉन्ड एंगल को इंक्रीज़ करना चाहेगा, 109 डिग्री तक इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, और इसकी वजह से ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा ओपन अप होगा, थोड़ा सा ये बॉन्ड खुलेगा, और उसकी वजह से जो ऑर्बिटल्स हैं उनका क्या होगा, ऑर्बिटल्स एक्सियल ना रह के थोड़े से एक्सिस के परपेंडिकुलर जाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो अब एक्सिस से दूर आ गए हैं, और इससे फ़ायदा क्या हुआ है, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि इनका जो बॉन्ड एंगल है वो अब थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है, और उसकी वजह से जो स्ट्रेन है वो रिलीज़ हो गया है। लेकिन इसकी वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि अब इन बॉन्ड में कौन सा करेक्टर आ गया है, पाई करेक्टर भी आ गया है, क्योंकि अब ये बॉन्ड कहाँ पे नहीं रहे, ये बॉन्ड अब एक्सिस पे नहीं रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं रही, अब ये एक्सिस के परपेंडिकुलर जाने की कोशिश कर रहे हैं बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करने के लिए, सो दैट एंगल स्ट्रेन रिलीज हो जाए, और इस वजह से इनमें कौन सा करेक्टर आ गया है, पाई बॉन्ड का करेक्टर आ गया है। अब पाई बॉन्ड के करेक्टर आने से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि ये वाला जो सिस्टम है ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है, एक पाई बॉन्ड है,
असल में वो सिग्मा बॉन्ड था, बट अब उसमें करेक्टर कैसा है, पाई बॉन्ड का। सो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसके बाद में यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और इसके बाद में यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। क्या आपको दिख रहा है कि ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस के थ्रू मूव कर सकता है, और इसको अपन एक रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं जब पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लेकिन ये असल में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए ये रेजोनेंस तो है, लेकिन इसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। और असल में जो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होता है वो असल में होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। सो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर बोलें हाइपर कॉन्जुगेशन, इनको यूज़ करके अपन इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि एंगल स्ट्रेन की वजह से इन्होंने अपना जो एंगल है उसको इंक्रीज करने के लिए जो ऑर्बिटल्स हैं वो बाहर की तरफ चले गए हैं, उनमें पाई करेक्टर आ गया है। और अब पाई करेक्टर आ गया है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया है, और उसकी वजह से यहाँ पे होगा रेजोनेंस। अब देखते हैं कैसे। सो गाइज, मैंने एक बार फिर से आपके सामने CPM बना दिया है, और अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो ये वाला जो बॉन्ड है, इवन इन तीनों बॉन्ड में कैसे करेक्टर हैं, पाई बॉन्ड के करेक्टर हैं। और पाई बॉन्ड के करेक्टर होने की वजह से ये जो पाई बॉन्ड के करेक्टर वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो कार्बन के पास में जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, वो अब ये वाले जो टिल्ड हो गए हैं ऑर्बिटल, इनके साथ में क्या आ चुका है, वो इनके ऑलमोस्ट पैरेलल हो चुका है, इसलिए इनके साथ में वो कॉन्जुगेशन में आ गया है, और इसलिए बॉन्ड टूटेगा। और बॉन्ड टूटने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या वो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए गाइस, ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए। आपको रेजोनेंस का थोड़ा आइडिया होगा, जस्ट अ सेकेंड। पॉजिटिव चार्ज असल में यहाँ पे आ चुका है, अगर ये वाला बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सो ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दूसरा, ये वाला बॉन्ड भी टूट के इधर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, इस वाले ऑर्बिटल के साथ में वो ओवरलैप कर सकता है। सो इसका जो नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर बनेगा, क्या वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनना चाहिए, कुछ ऐसा बनना चाहिए वो स्ट्रक्चर। सो आप देख पा रहे हैं कि ये जो अपना CPM था, ये 2 और मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। सो असल में जो CPM है वो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू जो पॉजिटिव चार्ज है उसको डिस्पर्स कर रहा है, और इसलिए जो CPM है वो क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। जो स्टेबिलिटी अपन ने काउंट नहीं की थी, देख नहीं पाए थे, वो स्टेबिलिटी सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू या हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इसमें आ रही है। अगर अपन इसका ड्रॉ करें हाइब्रिड, सो इसका हाइब्रिड आई थिंक कुछ ऐसा आपको दिखना चाहिए। एक बार मैं इसका हाइब्रिड बनाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसा हाइब्रिड क्यों बनाया है। सो ये CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, कभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, और ये वाला जो बॉन्ड है ये डॉट डॉट इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। सो गाइज, यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जो एंगल स्ट्रेन है उसकी वजह से बॉन्ड टूट रहा है, उसकी वजह से एंगल स्ट्रेन रिलीज होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और बॉन्ड टूटने के बाद में ये रेजोनेंस के थ्रू दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है, और इसलिए ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और यही रीज़न है CPM यानी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी का। अब प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स यहाँ पे करते हैं कि उनको ये लगता है कि दिस 2 स्ट्रक्चर्स आर लाइक डांसिंग, कि ये स्ट्रक्चर डांस कर रहे हैं बार बार। ये मॉलिक्यूल कभी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, कभी वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मॉलिक्यूल इज़ लाइक डांसिंग, और डांसिंग थ्रू रेजोनेंस। सो उन्होंने बोल दिया डांसिंग रेजोनेंस, बट टेक्निकली ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, नेवर एवर। ये ध्यान रखना, डांसिंग रेजोनेंस नाम से कभी कोई वर्ड है ही नहीं। सो CPM कार्बोकेटाइन की एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है, या तो बोलें सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर सिग्मा बॉन्ड के रेजोनेंस को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि जो रियल रेजोनेंस होता है वो पाई बॉन्ड के थ्रू होता है। लेकिन अपना ये जो सिग्मा बॉन्ड था ये अब ऑलमोस्ट एक पाई बॉन्ड जैसा बन गया है, इसमें अब पाई बॉन्ड के करेक्टर भी आ गए हैं, बट नॉट एग्जैक्टली पाई बॉन्ड।
इसीलिए अपन ने इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोल दिया है, और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस को अपन हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, और यही रीज़न है सीपीएम कार्बोकेटाइन की एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो सीपीएम कार्बोकेटाइन है वो कौन से दूसरे कार्बोकेटाइन से स्टेबल है। जैसे ये अपना सीपीएम कार्बोकेटाइन है, ये जो सीपीएम कार्बोकेटाइन है ये ज़्यादा स्टेबल है बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। ये अपना बेंजाइल कार्बोकेटाइन हुआ, ये कुछ ऐसा। ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, लेकिन सीपीएम इससे भी स्टेबल है। और इवन अगर सीपीएम की बात करें तो सीपीएम जो कार्बोकेटाइन है वो ट्रोपोलियम से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ये ट्रोपोलियम का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये जो अपना सीपीएम है ये इससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये जो ट्रोपोलियम आपके सामने मैंने बनाया है, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये एक एरोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 4n+2 यानी हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। और इसीलिए ये जो कार्बोकेटाइन है इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी आ रही है, तो ये मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल है। लेकिन स्टिल जो अपना सीपीएम है वो इस ट्रोपोलियम से भी ज़्यादा स्टेबल है। गाइस आप देख पा रहे हैं कि जो सीपीएम कार्बोकेटाइन है वो एक्सेप्शनल और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसका जो रीज़न है वो रीज़न डांसिंग रेजोनेंस बिल्कुल नहीं है। इसका रीज़न अपन ने क्या दिया कि सीपीएम में जो एंगल स्ट्रेन होता है उसकी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड हैं वो पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं, और इसलिए वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस की वजह से एंगल स्ट्रेन दूर हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलग अलग जगह मूव कर पा रहा है, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है। गाइस आई होप जो जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग थी सीपीएम कार्बोकेटाइन से रिलेटेड और डांसिंग रेजोनेंस से रिलेटेड, आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर हो गई है। आप कभी भी किसी बुक में डांसिंग रेजोनेंस का नाम से कोई वर्ड नहीं देखेंगे, बिकॉज देर इज़ नथिंग लाइक डांसिंग रेजोनेंस, इट डज नॉट एग्जिस्ट। So guys, this is it in this video. Thank you very much, and I'll see you later in the next video.